हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर में लेके आया हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है क्रिया। जी हाँ दोस्तों, हमने संज्ञा सर्वनाम को पढ़ लिया है और क्रिया के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लगभग समाप्ति की ओर है। तो आप ये आज इसमें क्रिया के अंतिम टॉपिक को मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक अभ्यास कार्य भी दे रहा हूँ अंत में, जिसे आपको करना है मेरे साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्रिया का कॉन्सेप्ट और क्रिया से आने वाले प्रश्नों के बारे में पूरा आइडिया हो जाए। और आपने अगर क्रिया को समुचित रूप से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो 10 प्रश्न मैंने दिए हैं इस वीडियो के अंत में, उनको आप करके चेक करिए कि क्या वाकई आपका ये क्रिया का टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। दोस्तों, वीडियो को आप देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं शुरू में, क्योंकि ये एक बेहतर वीडियो होने जा रहा है सभी वीडियो की तरह ही। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा वाच्य है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वाच्य क्या है ये हम आज जानेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो वाच्य शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका सामान्य सा तात्पर्य है कि कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का होना, यानी जो क्रिया होती है, क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन, क्रिया का पुरुष कर्ता के अनुसार होना, कर्म के अनुसार होना, भाव के अनुसार होना, इस बात का जहाँ पे उल्लेख होता है उसे ही वाच्य कहते हैं। आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि क्रिया का कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार या भाव के अनुसार प्रयोग वाच्य कहलाता है। दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसको वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो आपने पढ़ा था उसी से रिलेटेड, या ये कह लीजिए उसी का हिंदी वर्जन है। बस फ़र्क इतना होता है कि इंग्लिश ग्रामर में वॉइस दो तरह का होता है, वाच्य दो तरह का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बट हम हिंदी व्याकरण में जब वाच्य की बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं, तो ये 3 तरह का हो जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाच्य के प्रकार की बात मैं कर रहा हूँ। तो वाच्य के प्रकार हिंदी व्याकरण में और साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण में भी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 पे है कर्मवाच्य। नंबर 3 पे है भाववाच्य। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है कर्तृवाच्य, क्या है कर्मवाच्य और क्या है भाववाच्य। तो पहले की मैं बात चर्चा करूँगा कर्तृवाच्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता से कर्तृ बना हुआ है। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य का वाक्य कहते हैं या उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता क्या है? जो काम को करे वो कर्ता होता है। तो सभी वाक्य जो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य के होते हैं, एक्टिव वॉइस के होते हैं। जैसे मोहन गाना गाता है, मोहन पे फोकस है, मोहन की प्रधानता, मोहन गाना गाता है, हम कह रहे हैं मोहन को हाईलाइट किया जा रहा है। गीता हिंदी पढ़ती है, तो गीता को फोकस किया जा रहा है, गीता हिंदी पढ़ती है। वह गरीबों की मदद करता है, तो वह को हाईलाइट किया जा रहा है, वह की प्रधानता है कि वह गरीबों की मदद करता है। तो इस तरह से जो भी हम बोलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, सभी पैसा कमाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो ये सब वाक्य जो मैंने बोला ये सब कर्तृवाच्य के होते हैं, क्योंकि इन सभी में कर्ता की प्रधानता होती है। बहुत आसान है एक्टिव वॉइस पहचानना। नंबर 2 पे कर्मवाच्य है दोस्तों, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य इसके नाम में है तो कर्म से इसका संबंध होगा। बहुत आसान है, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है। जी हाँ दोस्तों, अब कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा।
कर्म क्या है पहले ये पता होना चाहिए, कर्म क्या है। तो कर्म की परिभाषा मैंने कई बार बताया कि वह शब्द जिस पे मुख्य क्रिया का असर पड़ता है, वह शब्द जिस पे मुख्य क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। एक और परिभाषा इसकी होती है कि वह शब्द जिस पे मुख्य क्रिया निर्भर करती है उसे कर्म कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वहाँ पे पुस्तक क्या है, कर्म है। मैं राम को समझाता हूँ, तो यहाँ पे राम क्या है, कर्म है। जिस पे क्रिया का असर पड़े, राम समझाने का असर किस पे पड़ेगा, राम पे, तो राम हो जाएगा कर्म। तो इस तरह से कर्म आप जानते हैं कि कर्म जो है वो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है। तो कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य। अब इसकी सामान्य रूप से पहचान यह है कि हिंदी में कर्मवाच्य में के द्वारा शब्द का प्रयोग लगभग रहता है, के द्वारा। यहाँ पे मोहन के द्वारा गीत गाया गया, गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है मोहन के द्वारा। तो यहाँ पे गीत की प्रधानता, गीत गाया जाता है मोहन के द्वारा। गीता के द्वारा हिंदी पढ़ी जाती है, तो हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी की प्रधानता है, हिंदी पढ़ी जाती है गीता के द्वारा। होली हिंदुओं के द्वारा मनाई जाती है, तो होली जो आपका होली पे फोकस है कि होली क्या है, होली कर्म है। होली मनाई जाती है हिंदुओं के द्वारा, हिंदी पढ़ी जाती है गीता के द्वारा, गीत गाया जाता है मोहन के द्वारा। इस तरह से जो हम बोलते हैं, इस तरह का जो वाक्य होता है उसे ही तो कहते हैं कर्मवाच्य। इंग्लिश में आप जानते हैं कि अ सॉन्ग इज संग बाय मोहन, हिंदी इज रेड बाय गीता, होली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। तो वहाँ पे भी क्या होता है, बाय वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो सेम टू सेम हिंदी का इंग्लिश से काफ़ी टैली कर जाता है। तो कर्मवाच्य है पैसिव वॉइस, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो है जिसे हम भाववाच्य कह रहे हैं दोस्तों, भाववाच्य ये संस्कृत और हिंदी में होता है। तो इसके नाम में भाव शब्द जुड़ा है, तो इसका संबंध कुछ भाव से है। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया की प्रधानता होती है, जी हाँ दोस्तों, क्रिया की प्रधानता होती है, उसे हम कहते हैं भाववाच्य। सामान्यतः भाववाच्य का प्रयोग अकर्मक क्रिया के लिए होता है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया के लिए होता है। अब इसमें क्रिया में आ शब्द जुड़ा रहेगा, बोला, खाया, गया, उठा, जैसे लिखा है यहाँ पे ना, उससे बोला नहीं गया, तो यहाँ पे क्या, बोलना शब्द की प्रधानता है। यहाँ पे उससे बोला नहीं जाता है, तो बोला नहीं जाता है तो बोल क्रिया की प्रधानता है। रवि से लिखा नहीं गया, यहाँ क्रिया की प्रधानता है। सोनी से चला नहीं गया, तो यहाँ पे चला यानी चलना की प्रधानता है। मुझसे उठा नहीं गया, उससे दौड़ा नहीं गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, दौड़ा नहीं गया की प्रधानता है, उठा नहीं गया की प्रधानता है, बोला नहीं गया की प्रधानता है। मुझसे पूछा नहीं गया, तो ये पूछा नहीं गया जो शब्द है यहाँ पे क्रिया की प्रधानता है। तो इसे कहते हैं भाववाच्य। जहाँ पे क्रिया की प्रधानता हो उसे कहते हैं भाववाच्य। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया है। कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। तो ये हैं वाच्य जिन्हें आपको याद रखना होगा। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण क्रिया के प्रश्नों की तरफ जिन्हें आपको करना है। दोस्तों तो ये है परीक्षा दृष्टि, जिसमें मैंने आपको क्रिया से संबंधित 10 प्रश्न दिए हैं। मैं यहाँ पे इनका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रश्न दे रहा हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा और इसके जस्ट बाद का वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा। हालांकि वो वीडियो होगा विशेषण का, लेकिन विशेषण पढ़ाने से पहले मैं इस अभ्यास कार्य का उत्तर भी अगले वीडियो में दूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, या आप पढ़े हुए टॉपिक से आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, आंसर आपको लिखना है और मिलान करने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा, वो जो तुरंत आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इसका सॉल्व भी आपको दूंगा, साथ ही साथ विशेषण का टॉपिक में शुरू करूँगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न लिखा है मैंने, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा विशेषण से बनी होती है, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा अथवा विशेषण से बनी होती है क्या कहलाती हैं। पढ़ाया मैंने, इसको बताइएगा। दौड़ाना, धुलवाना कैसी क्रियाएं हैं, इनका नाम क्या है। कर अथवा कर के शब्द किन क्रियाओं के अंत में प्रयुक्त होता है, इनका नाम क्या है। कर अथवा कर के शब्द का प्रयोग किन क्रियाओं के अंत में होता है।
चौथा क्वेश्चन है वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का नाम क्या है? ये जो क्रिया इसमें पहुंच गया क्रिया है, पहुंच गया क्रिया क्या नाम है इसका? किस प्रकार की क्रिया, इसका नाम क्या है? ये आपकी नाम धातु है कि आपकी प्रेरणार्थक है कि संयुक्त है कि पूर्वकालिक है? इनमें से बताना है आपको। अकर्मक क्रियाओं के 3 उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रियाओं के 3 उदाहरण लिखना है आपको। क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है? मैंने आपको क्रिया की अवस्थाएं पढ़ाया है, बताना है कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। के द्वारा का प्रयोग सामान्यतः किस वाच्य में होता है? किस वाच्य में होता है? आप जानते हैं 3 वाच्य मैंने पढ़ा, उनमें से बताना है। उससे दौड़ा नहीं गया, उससे दौड़ा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है? बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, यह कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य बताना है कौन सा वाच्य का है ये। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? यह किस वाच्य का उदाहरण है? दोस्तों बहुत इजी है, इसको आप कर लीजिएगा और आंसर वेरीफाई अगले वीडियो में कर लीजिएगा। आई होप आपके 10 के 10 सही होंगे। अगर हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिर से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से, इनफैक्ट जो भी विषय मैं लेके चल रहा हूँ बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। और ये हिंदी का जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ दोस्तों, ये A to Z किसी भी परीक्षा के लिए, इनफैक्ट अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये नवंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है। तो उसमें हिंदी 60 नंबर की आती है और UPSI में भी हिंदी आपकी 100 नंबर की आती है। तो जहाँ भी हिंदी एक विषय के रूप में है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर होंगे और A to Z मैं हिंदी का कोर्स कंप्लीट कराऊँगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे लेक्चर मिलते रहें और आपकी पढ़ाई और अच्छी होती जाए। दोस्तों एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।